नमस्कार। इस समय आप देख रहे हैं न्यूज इन इंडिया। न्यूज इन इंडिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। संसद की 24 विभाग संबंधी स्थायी समितियों का पुनर्गठन। हर समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य शामिल। नई समितियां 13 सितंबर से प्रभावी। संशोधित विदेशी अंशदान विनियमन कानून 29 सितंबर से लागू। कानून में एनजीओ के पंजीकरण के लिए पदाधिकारियों के आधार नंबर देना अनिवार्य। विदेशी अंशदान हासिल करने वाले एनजीओ को प्रशासनिक कार्यों के लिए कोष का 20% खर्च करने की ही अनुमति। कृषि और श्रम सुधारों से देश के श्रमिक, किसान, महिलाएं और युवा होंगे सशक्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर किसानों को एमएसपी और सरकारी खरीद जारी रहने का दिया भरोसा। कहा, विपक्षी दल विरोध के नाम पर देश के किसानों को कर रहे हैं अपमानित। बांग्लादेश में भारत की मदद से चल रही विकास परियोजनाओं की निगरानी के लिए जल्द ही उच्च स्तरीय प्रणाली का होगा गठन। भारत बांग्लादेश संयुक्त परामर्श आयोग की छठी बैठक में द्विपक्षीय संबंधों की व्यापक समीक्षा। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच दिसंबर में होगी वर्चुअल बैठक। और मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा की अगुवाई में 3 दिवसीय बिहार दौरे पर चुनाव आयोग की टीम विधानसभा चुनाव की तैयारियों की करेगी समीक्षा। लोकसभा की 1 और 11 राज्यों की 56 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान। हाथरस में वाल्मीकि समाज की पीड़िता के साथ हुई घटना के विरोध में मैनपुरी समाजवादी महिला सभा की महिलाएं सड़कों पर उतर आईं। मैनपुरी के नगर पालिका स्थित शहीद पार्क में कैंडल जुलूस निकाला गया। आपको बता दें कि हाथरस में वाल्मीकि समाज की एक पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया गया और उसकी हत्या की गई। मौत होने के बाद जनपद में भी लोगों में गम और गुस्सा नजर आया। सोशल मीडिया पर पीड़िता की मौत को लेकर लोगों में गुस्सा साफ दिख रहा है। लोगों ने कहा कि सरकार आरोपियों पर कोई रहम ना करे, उन्हें फांसी पर लटका दे। मंगलवार की शाम सपा महिला सभा ने कैंडल जुलूस निकालकर घटना का विरोध किया। हाथरस में थाना चंदपा में एक लड़की के साथ रेप किया है। कुछ दबंगों ने, 4 लड़कों ने, और रेप ही नहीं, उसकी बहुत बुरी दुर्दशा करी। उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, उसकी ज़बान काट ली, उसकी गर्दन की हड्डी तोड़ दी बुरी तरीके से। ये कब तक चलेगा? जगह जगह आप उत्तर प्रदेश में देखिए, हमारी बेटी सुरक्षित नहीं है। ये हुक्मरान जो है ना, दिखाई नहीं दे रहे हैं कि हमारी शहजादियाँ मारी जा रही हैं। मासूम कोमल बच्चियों के साथ इतना अत्याचार हो रहा है, ये कब रुकेगा? इतना जुल्म सितम। ये दलित बच्ची थी, वाल्मीकि समाज से थी। वाल्मीकि समाज के लोगों को इतना कुचला जा रहा है, दबाया जा रहा है, ये कब तक चलेगा? इसके विरोध में हमने ये आज कैंडल मार्च निकाला है, उस बच्ची की आत्मा की शांति के लिए और उसके हत्यारों को फांसी की मांग के लिए हमने आज ये कैंडल मार्च निकाला है। देखिए, आपने देखा पूरे प्रदेश में योगी जी की सरकार में इतनी दरिंदगी फैल गई है। आए दिन जो घटनाएं हो रही हैं, जो हाथरस में चंदपा थाना के पास जो बालगड़ी जो गाँव है, वहाँ की एक लड़की वाल्मीकि समाज की मनीषा वाल्मीकि, उसके साथ इतनी दरिंदगी की गई है, इतनी निंदनीय घटना है। हम लोग बस उसी लिए जो है उसके मनीषा जी उसमें कैंडल मार्च कर रहे हैं कि आरोपियों को फांसी की सज़ा सुनाई जाए। कि अभी तक जो है आरोपी कुछ उसमें बेलगाम अभी भी घूम रहे हैं, सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है। इसीलिए हम लोगों ने आज जो है कैंडल मार्च रखा है। आगे अगर सुनवाई नहीं होती क्या करेंगे? आगे सुनवाई नहीं होती तो हम लोग दिन पे दिन प्रदर्शन करेंगे। जब तक इंसाफ नहीं मिल जाएगा, दोषियों को फांसी नहीं हो जाएगी, हम लोग शांत नहीं बैठने वाले हैं। आजकल लड़कियों के साथ छेड़छाड़ एक आम बात हो गई है। लोगों में पुलिस का कोई खौफ नहीं है। वह वारदात को अंजाम देकर बखूबी निकल जाते हैं, क्योंकि ऐसा ही एक मामला यूपी के जनपद आगरा में देखने को मिला। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं थाना क्षेत्र डौकी के गांव हौद की। दरअसल युवती अपने घर पर काम कर रही थी कि अचानक जितेंद्र नाम का युवक घर में घुस आया और युवती के साथ छेड़छाड़ करने लगा। युवती ने जब इसका विरोध किया तो युवक ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। शोर सुनकर युवती की मां मौके पर आ गई। मां को आता देख युवक जान से मारने की धमकी देता हुआ मौके से फरार हो गया। थाना डौकी पहुंचकर युवती ने एक शिकायती पत्र थाना प्रभारी को सौंपकर
न्याय की गुहार लगाई है। बताया जा रहा है कि युवती भारत टीवी 24 की पत्रकार भी है। मेरे साथ में ये घटना हुई। मैं घर पे अकेली थी, मैं कमरे में थी, झाड़ू लगा रही थी। मेरी मम्मी छत पे खाना बना रही थी, तो ऐसे ही पड़ोस का लड़का आया और मुझसे कहने लगा, गाली गलौज करने लगा। मैंने उससे पूछा मुझसे गाली क्यों दे रहा है, तो उसने मुझे थप्पड़ मारा, मुझे हाथ पकड़ के मुझे बाहर खींचने लगा। उसके बाद फिर मैंने उसे एक धक्का मारा। धक्का मारने के बाद उसने मुझे किसी चीज़ से मेरे सर पे वार कर दिया। उसके बाद फिर मैं चिल्लाई, मम्मी आई, जब तक वो मुझसे कहने लगा कि तुझे जान से मार दूंगा। ये धमकी दे के चला गया। हम चाहते हैं हमें न्याय मिलना चाहिए। मैं एक पत्रकार होके और मेरे साथ इतना सब कुछ हुआ। कौन से चैनल में आप काम करती हैं? मैं करती हूँ भारत 24 टीवी न्यूज़ में। प्रदेश की योगी सरकार चाहे जितना जोर लगा ले, लेकिन जमीनों पर अवैध कब्जे थमने का नाम नहीं ले रहे, क्योंकि ऐसा ही एक मामला फिरोजाबाद जनपद में देखने को मिला। जी हां, हम बात कर रहे हैं तहसील क्षेत्र जसराना के थाना एका क्षेत्र की। दरअसल कमरुद्दीन इस्माइल खां आमना बेगम की गाटा संख्या 4197 में पुश्तैनी जमीन है और तहसील के अभिलेखों में ये आज भी दर्ज है। आज से करीब 24 साल पहले राम स्वरूप ने फर्जी तरीके से गाटा संख्या 4197 की जमीन को भूप सिंह के नाम फर्जी बेनामा कर दिया, लेकिन दाखिल खारिज आज तक नहीं हुई। खरीदार भूप सिंह का कहना है कि उन्होंने इस जमीन का बेनामा 24 अक्टूबर 1992 को कराया था। बाबूजी आपका किससे पे खरीदी है? बाबूजी आपका नाम क्या है और आपने ये जमीन खरीदी तो किससे खरीदी है? राम स्वरूप है। आपको पता था कि राम स्वरूप के नाम में ये जमीन है? राम स्वरूप को बैनामा है। अच्छा, भाई बैनामा से वहाँ बैनामा है। अच्छा, कितने में खरीदे आपने ये? तो बहुत 28 साल पहले की ऐसा हमारी खरीदी भाई। अच्छा, 28 साल पहले नींद लगी वही है। हाँ, 28 साल पहले कोई बैनामा है अच्छा। और नींद लगी तो कोई चौधर का नाम भाई। कितने वर्ग फुट ये जगह होगी? ये 3500 वर्ग फुट लिखी हुई है। अच्छा, 83.5 फुट वो लिखी हुई है। अच्छा, और 83.5 फुट जो बोला मालूम लिखी हुई है। और जालंग मेरे अंजादों में 46.5 हुई। अब नीचे याद ना रही कागज रखी। और जालंग 36.5 हुई। 12 फुट 3500 वर्ग फुट लिखी हुई है। हमने 1 इंच ज़्यादा ना लगाई। 28 साल पहले तनिया लगाई, हमें तनिया लगाई भाई, नहीं पता नहीं लगाई ला रहे हैं। अच्छा, 28 साल पुराना बेनामा है ये? 28 साल पुराना बेनामा है वो। 24/8/92 को। मामला जब जमीन के असली मालिक को पता चला तो पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए जिले के आला अधिकारियों को अवगत कराया। हालांकि भूप सिंह ने इस जगह पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन थाना एका के थानेदार ने कोर्ट के अग्रिम आदेश आने तक निर्माण कार्य रुकवा दिया है। वहीं जसराना तहसीलदार ने 4 सदस्यीय टीम को जांच समिति का सदस्य बनाया है, जो इस पूरे मामले की जांच करेगी। अब देखना यह होगा कि आखिर गुनहगार कौन है। वहीं जमीन पर असली मालिकाना हक बताने वाले अयूब और उनके भाई कमरुद्दीन का कहना है कि ये जमीन उनके पुश्तैनी है और जिसने भी इसका बेनामा किया है वह फर्जी है। वो हमारे पास साहब फर्द है खेत की कतौनी की, जो फर्द निकलती है कंप्यूटर से, वो है मेरे पास। अच्छा, उस आधार से हम अपने बड़े बूढ़ों के उस पर लग रहे हैं, यानी इसमें अपना फैसला लेना चाहते हैं ये बेनामा किसने किया इस नंबर में। अच्छा, ये बेनामा किसको किया गया है? हाँ। जानकारी में क्या है? जानकारी में ये भूप सिंह दिखा रहे हैं कि हमने राम स्वरूप से लिया, अब वो अपना प्रूफ दिखाएं इस नंबर में किया, कौन से नंबर में किया साहब। इसमें गाटा संख्या तो खुली नहीं है खेत की जी, बस ये जानकारी लेना चाहते हैं हम। ये हमारे साथ जो है, मेरा नाम कमरुद्दीन है जी। मेरे हमारे साथ बड़े बूढ़ों की जो है हिसाब है, हमारा बड़े बूढ़ों का जी। अब इस पर कब्जा कौन कर रहा है? भूप सिंह। किस हिसाब से कर रहे हैं वो? अब जो क्या मालूम क्या है, बेनामा क्या नाम फर्ज पे है या बेनाम होने पे नाम पे है। हाथरस की दुष्कर्म पीड़िता की मौत पर मंगलवार शाम को फिरोजाबाद महानगर कांग्रेस कमेटी की ओर से कैंडल मार्च निकालकर दुख प्रकट किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने हत्यारों को फांसी की सजा देने की मांग की।
महानगर अध्यक्ष हाजी साजिद बेग ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। दुष्कर्म के आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। उन्होंने 8 दिन में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि इसमें 4 युवकों की गिरफ्तारी हो चुकी है। युवती के साथ 14 सितंबर को दरिंदगी की गई थी। यूपी के हर जिले में इस घटना को लेकर लोगों में गुस्से का गुबार फूट रहा है। एक तो मुख्यमंत्री जी जो शहीद हुई खत्म हुई हैं, उनकी शहादत के लिए कैंडल मार्च निकाला है। दूसरा, ये जो विभिन्न तरीके से ये जो अपराध प्रदेश सरकार द्वारा हो रहे हैं प्रदेश के अंदर, जिसको कहीं ना कहीं दबाने का काम यहाँ का शासन प्रशासन कर रहा है, तो ये बहुत ही निंदनीय अपराध जो उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहे हैं। रोजगार है नहीं है और आए दिन बलात्कार जैसी घटनाएं उत्तर प्रदेश के अंदर देखने के लिए मिलती है। उसी लिए ये कैंडल मार्च निकाला है, श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। जय हिंद, जय कांग्रेस। फिरोजाबाद में आज एक साथ 3 लोग काल के गाल में समाने से बच गए। आपको बता दें कि थाना नगला सिंगी के ठार छिद्दा निवासी शिव शंकर का किसी बात को लेकर उसकी पत्नी ममता से विवाद हो गया। उसके बाद पति खेत पर फसल में पानी लगाने चला गया। पत्नी ममता चिड़चिड़े स्वभाव की महिला है। उसने गुस्से में आकर अपने 5 वर्षीय बेटे लकी और 3 वर्षीय बेटे हर्षित को फांसी के फंदे पर लटका दिया। उसके बाद खुद भी फांसी के फंदे पर लटक गई, लेकिन समय रहते किसी ने जान लिया और तीनों को फांसी के फंदे से नीचे उतार लिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने तीनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां इलाज जारी है। ऐसा था, मैं खेत पर गया था सर पानी लगाने के लिए, तो मैं 15 ही मिनट रुका हूँ खेत पर, क्योंकि मेरे पैर में लग रही थी। दूसरे बच्चे को बुलाया कि मेरे खेत में पानी लगा दो। तो जैसे ही मैं घर पे आया हूँ 15 मिनट के अंदर में, तो मुझे बच्चे बेहोशी की हालत में मिले हैं वहाँ पर पेड़ पे पड़े हुए, और ये फांसी के फंदे पर लटकी हुई मिली है मुझे। मैंने तुरंत एहतियात लेके फांसी का फंदा काटा है सर, और अपने हमारे गांव के पड़ोसी हैं उनको बुला करके मैंने इनको बाहर निकलवाया। बच्चों की लैट्रिन पेशाब सब निकल चुकी थी। तो कोई बात सामने आई, क्यों लगाई फांसी? पता नहीं सर, मुझे ऐसा था, ये कुछ बहुत दिन से फ़ोन पे बात करती थी किसी से, ये मुझे पता नहीं है सर। जैसे ही मैंने इससे बोला, मतलब इसके घर वाले बुलाए मैंने 2 महीना पहले, तो उनके सामने मैंने ये बात रखी कि ऐसे ऐसे ये फ़ोन करती है। तो घर वालों ने कहा कि इसका सबूत इकट्ठा करके दो तब हम मानेंगे। तो मैंने अपनी फ़ोन की रिकॉर्डिंग चिप डाल के और इसे दे दी, तो इसने फ़ोन की रिकॉर्डिंग को मतलब चिप ही तोड़ती है, फ़ोन भी फोड़ दिया मेरा सर। कौन सा मामला है? हाँ, कौन से गांव का मामला है? ये गांव ठार छिद्दा है सर मेरा, ना थाना नगला सिंगी में पड़ता है, एलए ग्राम सभा है। हापुड़ की सिंबावली पुलिस ने नया बांस के जंगल में चल रही अवैध असला फैक्ट्री पर छापामार कार्रवाई की। फैक्ट्री से आसपास के जिलों में तमंचों की सप्लाई की जाती थी। आपको बता दें कि सिंबावली थाना अध्यक्ष राहुल चौधरी ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने नया बांस के जंगल में एक खंडर मकान में चल रही तमंचा फैक्ट्री पर अचानक छापामार कार्रवाई की। यहाँ भारी मात्रा में तमंचे बनाने के उपकरण और 40 तमंचे, इसके अलावा अन्य सामान भी बरामद हुआ। फैक्ट्री को चलाने वाले मेरठ निवासी 2 बदमाश आसिफ और अब्दुल को गिरफ्तार कर लिया गया है। पकड़े गए बदमाशों ने बताया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपदों में तमंचों को सप्लाई करने का काम चल रहा था। तमंचों के बारे में मैंने पहले भी कहा है, तमंचों का एक ऑलमोस्ट वेरिएड रेट, एक रेंज होती है किसी जनपद में। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो जनरल रेट्स चलते हैं वो 2000 से लेकर के लगभग 10,000 तक भी हो सकते हैं। तो आपराधिक व्यक्ति गतिविधि के लिए इसको लेना चाहता है तो जनरली उसके हायर रेट्स पे करते हैं। नहीं तो बहुत सारे जगहों पे किसानों के पास भी तमंचे जानवरों से और रात में चुके खेतों पर जाते हैं, तो इसके लिए भी अक्सर हमें पता चलता है कि कुछ लोग परचेज इस दृष्टिगत भी करते हैं। तो अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 को ढहाए गए विवादित ढांचे के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने आज फैसला सुनाया। इस मामले में भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, उमा भारती,
विनय कटियार समेत सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। 28 वर्ष तक चली सुनवाई के बाद ढांचा विध्वंस के आपराधिक मामले में फैसला सुनाने के लिए सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एसके यादव ने सभी आरोपियों को आज तलब किया था। हालांकि कई आरोपी आज कोर्ट में पेश नहीं हुए। वहीं फैसलों को लेकर रामनगरी की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। फिरोजाबाद में इस समय करीब 2 दर्जन से ज़्यादा सीएससी सेंटरों पर आधार कार्ड में अपडेट का काम हो रहा है और धवरई जिला मुख्यालय पर केवल नए आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं। अब जो नए आधार कार्ड केंद्र बने हैं वहां पर कोई भी व्यक्ति 50 रुपये देकर अपना मोबाइल नंबर आधार कार्ड में लिंक करवा सकता है, पता बदलवा सकता है, जन्मतिथि में बदलाव करा सकता है। लेकिन जो कार्ड धारक सेंटरों पर जा रहे हैं उनके साथ इन सेंटरों पर खुलेआम लूट हो रही है। सेंटर संचालक अपडेट के नाम पर 50 रुपये की जगह 150 रुपये खुलेआम वसूल रहे हैं। आधार कार्ड करेक्शन के लिए कितने रुपए ले रहे हैं? 150 रुपये। आपको पता है ये सब कुछ फ्री में हो रहा है? हाँ, सब कुछ फ्री में हो रहा है। और ये सर यहाँ पे 2 रुपये ले। क्योंकि ऐसा ही एक नज़ारा सिकुहाबाद के स्टेशन रोड पर कॉमन सर्विस सेंटर पर देखने को मिला। यह अपडेट के नाम पर लोगों से 150 रुपये प्रति आधार कार्ड वसूले जा रहे थे, लेकिन इस ओर किसी भी जिम्मेदार अधिकारी का ध्यान नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कितना रुपए लिए हैं यहाँ? 150 रुपये ले रहे हैं। 150। हाँ, तो यही तो हम पूछना चाह रहे हैं। अब देखना होगा कि कोई जिम्मेदार अधिकारी इस ओर क्या कार्रवाई के लिए कदम उठाता है। मोबाइल नंबर पहले से लगे हुए हैं, उन्हीं के करेक्शन हो पा रहे हैं। जिनके आधार में मोबाइल नंबर नहीं लगे हैं उनके मेरे यहाँ कोई करेक्शन नहीं हो रहा है। अगर आधार में मोबाइल नंबर लगा है तो फोटो छोड़ के बाकी जितने डेमोग्राफिक जैसे नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, एड्रेस हो गया, मेल हो गया, फीमेल हो गया, जो भी कमियाँ हैं वो सुधार हैं। अच्छा, कितने रुपए ले रहे हैं इसके? 50। बायोमेट्रिक करके या बायोमेट्रिक होती है। अच्छा, और अगर मोबाइल नंबर पड़ा होगा तभी ये कुछ सर्वर की कमियां हैं जिसकी वजह से हमारा बिना उसके सही नहीं हो पा रहा है। ये ऊपर बात चल रही है, हो सकता है जल्दी जो समस्या है बिना मोबाइल नंबर वाले को रिजॉल्व हो जाए। कुछ लोगों ने यहाँ आपको 150 रुपये तक दिए हैं। नहीं, संसद की विभाग संबंधी स्थायी समितियों का 2020-21 के लिए पुनर्गठन हो गया है। नई समितियां 13 सितंबर से प्रभावी मानी जाएंगी। संसद के दोनों सदनों में विभाग संबंधी स्थायी समितियों की संख्या 24 है, जिसमें से 8 समितियां राज्यसभा के अधीन है। सभापति राज्यसभा ने इन 8 समितियों के अध्यक्षों के साथ सभी समितियों में राज्यसभा के चुनिंदा 10-10 सदस्यों को मनोनीत किया है। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ने 16 समितियों के अध्यक्षों के साथ हर समिति में लोकसभा से 21-21 सदस्यों को मनोनीत किया है। राज्यसभा के तहत वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति का अध्यक्ष वी विजयसाई रेड्डी को बनाया गया है, जबकि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति का अध्यक्ष प्रोफेसर रामगोपाल यादव, गृह कार्य संबंधी समिति का अध्यक्ष आनंद शर्मा, मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति का अध्यक्ष डॉक्टर विनय पी सहस्त्रबुद्धे, उद्योग संबंधी समिति का अध्यक्ष डॉक्टर के केशव राव, विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी स्थायी समिति के अध्यक्ष जयराम रमेश को बनाया गया है। कार्मिक, लोक शिकायत और विधि और न्याय संबंधी समिति का अध्यक्ष भूपेंद्र यादव और परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी समिति का अध्यक्ष टीजी वेंकटेश को बनाया गया है। वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति में राज्यसभा से प्रियंका चतुर्वेदी, रूपा गांगुली, सुशील कुमार गुप्ता, मल्लिकार्जुन खड़गे, जुगल सिंह माथुर जी लोखंडवाला, ओम प्रकाश माथुर, मौसम नूर, दीपक प्रकाश और वायालाल रवि को सदस्य बनाया गया है। वहीं प्रोफेसर रामगोपाल यादव की अध्यक्षता वाली स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी समिति में राज्यसभा से ए के एंटनी, इंदु बाला गोस्वामी, डॉक्टर एल हनुमंतैया, सुरेश प्रभु, डॉक्टर शांतनु सेन, वशिष्ठ नारायण सिंह,
के सोम प्रकाश, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी और संपतिया उइके शामिल हैं। आनंद शर्मा की अध्यक्षता वाली गृह कार्य संबंधी समिति में SR बालासुब्रमण्यम, P भट्टाचार्य, डॉक्टर अनिल जैन, सतीश चंद्र मिश्र, नीरज शेखर, रामचंद्र प्रसाद सिंह, राकेश सिन्हा, दिनेश त्रिवेदी और भूपेंद्र यादव शामिल हैं। डॉक्टर विनय P सहस्त्रबुद्धे की अध्यक्षता वाली मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति में राज्यसभा से अर्पिता घोष, भुवनेश्वर कलिता, विशंबर प्रसाद निषाद, डॉक्टर सस्मित पात्रा, ज्योतिरादित्य M सिंधिया, गोपाल नारायण सिंह, अखिलेश प्रसाद सिंह, डॉक्टर M थम्बीदुराई और GK वासन शामिल हैं। डॉक्टर K केशव राव की अध्यक्षता वाली उद्योग संबंधी स्थायी समिति में बीरेंद्र प्रसाद वैश्य, सुभाषीष चक्रवर्ती, श्वेत मल, जोस के मणि, रानी नारा, सुभाष चंद्र बोस पिल्लाई, KC राममूर्ति, संजय सेठ और डॉक्टर अमी याज्ञिक शामिल हैं। भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता वाली कार्मिक, लोक शिकायत और विधि न्याय संबंधी स्थायी समिति में अभय भारद्वाज, राजेंद्र गहलोत, नरेश गुजराल, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, सुखेंदु शेखर राय, KR सुरेश रेड्डी, शिव प्रताप शुक्ला, विवेक के तनखा, P विल्सन शामिल हैं। जयराम रमेश की अध्यक्षता वाले विज्ञान, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी स्थायी समिति में अनिल बलूनी, RS भारती, वंदना चौहान, हिशे लांगचुगपा, परिमल नथवानी, भास्कर राव नेकांती, अश्विनी वैष्णव, रवि प्रकाश वर्मा और बिनोय विश्वम शामिल हैं। TG वेंकटेश की अध्यक्षता वाली परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति में प्रसन्न आचार्य, राज बब्बर, संभाजी छत्रपति, डॉक्टर सोनल मान सिंह, दिलीप ओब्रायन, तिरुचि शिवा, धर्मपुरी श्रीनिवास, विनय दीनू तेंदुलकर और KC वेणुगोपाल शामिल हैं। विभाग संबंधी स्थायी समितियां सरकार के सभी विभागों और मंत्रालयों के कामकाज पर निगाह रखती हैं। संसद की भले ही साल में 70 के आसपास बैठकें होती हों, लेकिन संसदीय समितियों की साल भर में 400 से अधिक बैठकें होती हैं। सभापति राज्यसभा ने बीते सत्रों में समितियों को और प्रभावी बनाने के लिए कई पहल की है। बुलंदशहर में एक महिला कांस्टेबल ने गुलाबटी थाना प्रभारी पर शारीरिक मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि बुलंदशहर के गुलाबटी थाने में तैनात महिला कांस्टेबल ने SSP को दिए शिकायती पत्र में बताया कि जुलाई 2017 से जुलाई 2020 तक थाना गुलाबटी में बतौर महिला आरक्षी तैनात रही। जुलाई 2020 के बाद उसका स्थानांतरण दूसरे थाने में कर दिया गया। आरोप है कि फरवरी 2020 से थाने पर तैनात प्रभारी निरीक्षक सचिन मलिक द्वारा उसका शारीरिक शोषण किया जाने लगा। प्रभारी निरीक्षक उसका हाथ पकड़कर कहीं भी खींचने लगते थे और उसके कंधे पर हाथ रखकर खड़े हो जाते थे। अपने दोस्तों से बातचीत करने के लिए दबाव बनाया जा रहा था और दोस्ती न करने पर नौकरी न करने देने की धमकी दी जाती। उसका स्थानांतरण होने के बाद भी संबंधित प्रभारी निरीक्षक द्वारा उसके मोबाइल, निजी जीवन पर जानकारी रखी जा रही थी। पीड़िता ने आरोपी प्रभारी निरीक्षक के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित महिला कांस्टेबल ने बताया कि उसने महिला हेल्पलाइन और IGRS पर शिकायत दर्ज की है। प्रभारी निरीक्षक की वजह से उसका विभाग में, समाज में जीना दुश्वार हो गया है। वहीं SSP संतोष कुमार सिंह ने शिकायत के आधार पर मामले की जांच महिला पुलिस अधिकारी को सौंप दी है और 1 सप्ताह के अंदर रिपोर्ट मांगी है। जांच रिपोर्ट के आधार पर ही मामले की कार्रवाई की जाएगी। जुलाई 2017 टू जुलाई 2020 तक मेरी जो पोस्टिंग थी वो गुलावटी थाने में थी। प्रभारी निरीक्षक सचिन मलिक जो हमारे यहाँ तैनात थे वो 21 फरवरी 2020 से अब तक वो कार्यरत हैं सेम पुलिस स्टेशन में। उसके बाद जुलाई के बाद मेरा ट्रांसफर करा दिया गया। उससे पहले वो मुझे बहुत बार मोलेस्टी कर चुके थे कि वो मेरे साथ परेशान करते थे, गाल खींचना, हाथ खींचना, कंधे पे हाथ रख के कहीं भी खड़े हो जाना। इवन देन कि मैंने लिपस्टिक कौन सी लगाई है, ओहो आज तो तूने लाल रंग की लिपस्टिक लगाई, वो हर चीज को क्रिटिसाइज करते थे मैंने क्या किया है क्या नहीं किया। अगर थोड़ा लेट आ रही हूँ तो नौकरी नहीं करनी है, जबकि मैं सबसे ज्यादा जॉब करती थी कि मतलब 8 बजे से रात के 10 बजे 11 बजे तक मैंने ऑफिस वर्क किया है। आफ्टर दैट कोई भी मर्डर केस हुआ किसी में भी तो मैं रात में दबिश देने जाती थी। उनके साथ मैं भी गई हूँ बहुत बार और सब जगह जैसे कहा गया वैसे किया। जब भी विरोध किया, उनके एक फ्रेंड आते हैं BMW से, तो ना उनके साथ मुझे जबरदस्ती बोलते थे कि तू इससे दोस्ती कर ले। उसके बाद एक सचिन उज्जवल नाम का एक लड़का कांस्टेबल था हमारे थाने में ही, उसके साथ बोलते थे कि भाई कुछ भी हो जाए मैं तेरी दोस्ती इसके साथ करवा के छोड़ूंगा।
और वो तो जाट हैं तो अलग से उनका बोलने का स्टाइल रहता है कि नहीं तू कुछ भी कर ले, मैं थारी दोस्ती से करवा के ही रहूंगा, चाहे कैसे भी करवाऊं। और सचिन उज्ज्वल द्वारा ऐसा कुछ मुझे परेशान नहीं किया गया था, लेकिन हाँ उनकी फोर्सफुली रहता था कि वो उसके साथ मेरा फ्रेंडशिप करा दे, और अपने भी इंटेंशन उनके ऐसे ही थे। उनके जब दोस्त आते तो बोलते चल बैठेंगे चल के। एक बार उनके जब 4-5 दोस्त आए थे तो मुझे खींचते हुए सीढ़ियों पे ऐसे लेके गए थे, और उनके दोस्त वहां बैठ के शराब पी रहे थे, और उसमें सभी लोगों ने देखा, लेकिन इस चीज को बोलने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। कौन लोग थे, कौन दोस्त थे? उनके दोस्त बाहर से आते हैं, वो यहाँ से मतलब यहाँ के नहीं थे, नॉट फ्रॉम बुलंदशहर, और मैं श्योर भी नहीं हूँ कि वो कहाँ से आते हैं, कहाँ के फ्रेंड थे। उनके कम से कम 5 से 6 लड़के ही फ्रेंड थे, कोई लड़की नहीं थी। 4-5 लड़के आए हुए थे। तो जब वो मुझे ऊपर कह रहे कि चल मैं तुझे अपने दोस्तों से मिलवाता हूँ, तो वो मुझे खींचते हुए ले गए जहाँ पे उनके फ्रेंड बैठ के शराब पी रहे थे। देखिए, एक महिला आरक्षी जो महिला थाने में तैनात है, इसके पहले वो जुलाई तक थाना गुलावटी में तैनात थी, और उसका स्थानांतरण गुलावटी थाने से महिला थाने कर दिया गया था, क्योंकि वहाँ 3 साल से ज़्यादा समय से वो तैनात थी। अब महिला आरक्षी के द्वारा फिलहाल मेरे सामने वो पेश नहीं हुई है, लेकिन एक प्रार्थना पत्र उसका किसी माध्यम से मेरे पास आया है, जिसके आधार पर जनपद में एक विशाखा समिति है जो इस तरह के प्रकरणों की जांच करती है, जिसका नेतृत्व एक महिला राजपत्रित अधिकारी कर रही हैं। उनको सौंप दी गई है। 1 सप्ताह में आख्या मांगी गई है। अगर कोई दोष पाया जाता है किसी का, तो बिल्कुल वैधानिक कार्रवाई जो हो सकती है, होनी चाहिए, वो हो। हाथरस की घटना के विरोध में हरिद्वार के मायापुर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा ललतारा पुल वाल्मीकि चौक पर प्रदर्शन किया गया। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। प्रदर्शन में भारी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया था। कांग्रेस जिलाध्यक्ष विमल पांडे ने कहा कि नरेंद्र मोदी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को लेकर सत्ता में आई थी, और आज हाथरस में एक बेटी के साथ जिस तरह की दरिंदगी हुई है, उस पर मोदी जी ने कोई प्रतिक्रिया तक नहीं दी है। ब्लॉक अध्यक्ष रवि कश्यप ने कहा कि एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, और दूसरी तरफ बेटियां और महिलाओं का शोषण करने वालों को संरक्षण भी देते हैं। आज तक उन्होंने सिर्फ अपने मन की बात की है, कभी बेटियों और महिलाओं के मन की बात सुनने का प्रयास नहीं किया। आज हम सब लोग महिला शक्ति के साथ हरिद्वार में उपस्थित हुए हैं, और हाथरस में मनीषा के साथ जो दिल दहलाने वाला अपराध हुआ है, उन दोषियों को जल्द से जल्द फांसी की मांग करते हैं। ये धरना प्रदर्शन हमने मायापुर ब्लॉक कांग्रेस और महिला कांग्रेस के नेतृत्व में यहाँ ललतारा पुल वाल्मीकि चौक पर रखा है, और इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम केंद्र की बैठी मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से सवाल करना चाहते हैं कि जिस वादे को लेकर आपकी सरकार, आपकी देश में सरकार बनी थी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस वादे को आपने कहाँ तक निभाया है, कहाँ तक आपने बेटियों की सुरक्षा करी है। जो अभी आप देख रहे हैं कि हाथरस में जो मनीषा नाम की एक बहन के बेटी के साथ जो दुर्व्यवहार और जो हृदय विदारक ऐसी घटना हुई है, जिसको देखते हुए आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, और इस आपके मीडिया के माध्यम से और इस प्रदर्शन के माध्यम से हम संदेश देना चाहते हैं कि जो सरकार बेटियों के नाम पर अपनी सरकार बनाना चाहती थी, और वो आज बेटियों को सुरक्षा देने में बिल्कुल विफल हो गई है। महानगर सचिव नीलम शर्मा ने कहा कि यदि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगर महिलाओं को और देश की बेटियों को सुरक्षा नहीं दे सकते, तो उनको सत्ता पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। उनको मानवता के आधार पर तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। आज ब्लॉक अध्यक्ष भाई रवि कश्यप और बहन हमारी गार्गी राय जी के नेतृत्व में आज जिस तरह से हाथरस की बेटी के साथ में दरिंदों ने जिस तरह से दरिंदगी करके और उसकी हत्या हुई है, और पुलिस अपने हाथ पे हाथ रखे हुए बैठी हुई थी। जब तक वो बेटी अस्पताल में थी, पुलिस FIR भी दर्ज कराने के लिए तैयार नहीं थी, और पुलिस खुद अपने मुंह से ये बात बोल रही थी कि हमने तो सोचा कि इतना बड़ा मामला नहीं है, और वो पुलिस मौका मुआयना करना भी जरूरी नहीं समझी। इस तरह से बेटियों के साथ में जिस तरह से नाइंसाफ मोदी सरकार के राज में, मोदी के राज में जिस तरह से हो रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यही कह के सत्ता में आए थे, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। आज उस वादे का क्या हुआ? जब से प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी जी,
हमारे भारत की बेटियों का जीना दुश्वार हो गया है और आए दिन किसी तरह से बेटियों के साथ में ये अत्याचारी दुराचारी लोग इस तरह से शोषण करते हैं और शोषण करके उनको मार देते हैं। लेकिन आज तक कभी नरेंद्र मोदी जी हो चाहे योगी जी हो, इन्होंने कभी उन बेटियों के विषय में एक भी अपने मन की बात तो नरेंद्र मोदी जी रोज सुनाते हैं, लेकिन जब हमारे भारत की बेटियों को घायल किया जाता है तो नरेंद्र मोदी बिल्कुल मौन हो जाते हैं। आज महिला कांग्रेस पूरा जोर हरिद्वार में विरोध कर रही है। हाथरस गैंगरेप केस को लेकर माहौल गर्म हो गया है। मामले को लेकर सफाई कर्मियों का अचानक उग्र प्रदर्शन हो गया। आपको बता दें कि हाथरस में गैंगरेप की शिकार दलित लड़की की मौत के बाद परिवार की मर्जी के बगैर पुलिस द्वारा जबरन दाह संस्कार किए जाने से यूपी की सियासत गरमाई हुई है। घटना के विरोध में जुलूस निकाल रहे लोगों को पुलिस ने मेडू रोड पर रोकने की कोशिश की। इसके बाद हंगामा शुरू हो गया। गुस्साई भीड़ ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने जमकर लाठियां भाजी। इस दौरान कई लोग चुटेल हो गए। भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े। पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सीएम योगी ने चारों आरोपियों के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाकर जल्द से जल्द सजा दिलाने का आदेश दिया है। बता दें कि हाथरस जिले के चंदप्पा थाने के गांव में 14 सितंबर को दलित लड़की के साथ गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया गया था। इसके साथ ही उस पर जानलेवा हमला किया गया। घायल पीड़िता को दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल भेजा गया, लेकिन अफसोस यहाँ भी उस पीड़िता को बचाया नहीं जा सका और मंगलवार सुबह उसने दम तोड़ दिया। इसके बाद पूरे देश में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है।